जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनको सारे पढ़ने होंगे, सीएमए वाले बच्चों को लगभग 14-15 स्टैंडर्ड्स पढ़ने होंगे। ठीक है जी। तो 1 to 29 है, यू कैन से दिस इज 50% ऑफ द सिलेबस एएस। समझ रहे हो? तो बेसिकली दीज आर इशूड बाय आईसीआई। और ये होता क्या है सर जी, दीज आर दी रूल्स which are to be followed by the कंपनी। किधर को रजिस्टर्ड होती है, कौन से एक्ट में? वेरी गुड। कंपनीज आर रजिस्टर्ड इन एज पर कंपनीज एक्ट। कौन सा साल होता है बेटा? पर कंपनी कह रही है भाई आईसीआई के पास इतनी पावर थोड़ा ना जो मेरे ऊपर रूल लगा देगी। बेटे रूल लगाने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स है कहाँ पास होने चाहिए? पार्लियामेंट में। तो आप समझिए कंपनीज एक्ट के अंदर AS 1 to AS 29 लिखे हुए हैं। सिर्फ आईसीआई ने बना दिया सफिशिएंट है? नहीं, उसको पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है। पार्लियामेंट में किसने पास करा है? आईसीआई बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। तो अगर आप समझोगे आईसीएआई ने क्या करा, पहले एएस बनाए और ये एएस किसको दिए बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कहां प्रेजेंट करा? पार्लियामेंट। और एक बात बता दूं आपको, पार्लियामेंट में पास करा तो सर कोई एक्ट होगा, कुछ वो होगा? हाँ, तो सारे के सारे एएस कौन से एक्ट में लिखे हुए हैं? कंपनीज एक्ट 2000। अगर आप कंपनी हो तो आप खुद को रजिस्टर करोगे, खुद को रजिस्टर करोगे तो तुम्हारे पास कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट में सारे एएस लिखे हुए। आप समझ रहे हो बच्चे क्या चीज है? ठीक है ना? तो एक्सक्यूज मी बेसिक। सर। हाँ जी। सर वो आपकी स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है। अच्छा, एक सेकंड बच्चों। वो कुछ अलग से आ रही है, एक मिनट में। अब ठीक आ रही है बच्चे वैसे? यस सर। ओके। मुझे बताइएगा आज हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड कर रहे हैं? AS 16। और AS 16 ये कहता है जी, समझिएगा। अच्छा ऐसी ना, क्योंकि अब लिखा है तो बच्चे एक चीज आईसीआई के नीचे है ना, इनकी भी एक बॉडी है जो ये चीज बनाती है और उसको क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईसीआई की ऐसे ऑटोनॉमस बॉडी है, उसकी भी फर्दर काफी डिविजन्स होती है जो एएस फ्रेम करने के लिए इंडिया में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है बिजनेसेस की और सब चीजों की, तो एएस भी अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाती है बच्चे। ठीक है जी। ओके। तो आइए सर जी शुरू करते हैं। AS 16 दैट इज अकाउंटिंग फॉर बोरोइंग कॉस्ट। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप सपोज करो कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, तो कौन सा बिजनेस, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मोबाइल का बिजनेस ले लो। ठीक है, तो आप मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बनोगे या मोबाइल के ट्रेडर बनोगे? ट्रेडर ऑब्वियसली, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बनने के लिए तो भाई सारा स्किल सीखना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है। तो आपने दुकान खोली, मान लो आलोक जी आपने कालका जी की दुकान खोली, आलोक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और आप मुझे बताओ क्या इतना आपके पास कैपिटल है, कितने रुपए देखो चाहिए होंगे? अगर एक शॉप खोलनी है तो कितने रुपए आपके हिसाब से चाहिए होंगे? 50 लाख तो चाहिए होगा, क्योंकि कितना सारा स्टॉक खरीदना पड़ेगा। मान लो 50 लाख रुपए का आपने स्टॉक खरीदा, 50 लाख है आपके पास? अभी नहीं, कल होंगे। अरे नहीं है, पर देखो धंधा तो करना है। तो अब मुझे बता, लोन लेगा, 50 लाख रुपए का लोन लिया, उससे क्या करा?
मोबाइल खरीद लिए बहुत सारे और दुकान पे लगा दिए, समझ रहे हो? आईफोन हो गया, ओप्पो हो गया, ठीक है, और भी जो भी ब्रांड है, सैमसंग लगा दिया। आपने बैंक से लोन लिया 50 लाख का, बैंक को इंटरेस्ट दोगे, ठीक है जी। वो जो इंटरेस्ट है वो आपकी बोरिंग कॉस्ट, अभी बोलेंगे नहीं बोलेंगे देखेंगे, क्या वो आपके वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन क्या वो जो इंटरेस्ट है, क्या वो जो तुम्हारा स्टॉक है मोबाइल, क्या उसकी कॉस्ट में जुड़ेगा? आंसर इज, वो आपका पीएनएल में जाएगा, खर्चा दिखाओगे आप। अब वो समझिए, मैं रिकवरी करूंगा नहीं करूंगा वो अलग चीज है, ठीक है, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली एक और एग्जांपल लेता हूं अभी आपको समझ, चलो पहले एक चीज लिख लेते हैं। कंपनी ने लोन लिया बेटा, और मान लो बैंक है, यस बैंक, और ये कंपनी क्या है, ट्रेडर ऑफ मोबाइल, और लोन कितने का लिए, 50 lakhs, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हो ये कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी साल का? कितने साल के लिए भी हो, मान लो मैं तो साल का ही पूछ रहा हूँ, समझ रहे? चाहे 20 साल का हो, 50 साल का, जो भी हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कितने का हो गया बच्चे? ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात, मैं बोरोइंग कॉस्ट कितने रुपए कह रहा हूं अभी पहले, 6 लाख। बोरोइंग कॉस्ट कितनी हो गई जी? 6 लाख। लेकिन भैया ये बोरोइंग कॉस्ट निकलने के बाद इस बोरोइंग कॉस्ट के दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। या तो ये बोरोइंग कॉस्ट चार्ज टू पीएनएल होगा, या फिर ये बोरोइंग कॉस्ट एडेड टू कॉस्ट ऑफ। आपके सामने केस है, आप मुझे बता दो, मैं एसेट यानी कि जो मोबाइल है, जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, उसकी कॉस्ट में जोड़ूं, या मैं पीएनएल में डालूं? पीएनएल में। तो बेसिकली चार्ज टू पीएनएल। सो इन दिस केस कितने रुपए आप पीएनएल में चार्ज कर दोगे, और कॉस्ट में कुछ जुड़ेगा? आप अपनी वो गणित मत लगाइए कि सर जब मैं मोबाइल बेचूंगा तो मेरे लिए तो ब्याज खर्चा है, मैं तो ज्यादा में बेचूंगा, वो आपकी बैक एंड की कॉस्टिंग है। मैं अकाउंटिंग की कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ आपके साथ। आप अकाउंट्स में नहीं जोड़ सकते उसको, कॉस्ट में तुम्हारे स्टॉक के अंदर ब्याज नहीं हो सकता। और अगर आपको और स्पेसिफिक जाना है, सीए वाले बच्चों ने तो एएस2 पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना फाउंडेशन में, याद है? अभी तो याद होना चाहिए बेटे, इन्वेंट्री। आप याद करो, उसके अंदर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन था, याद आ रहा है? और उसके अंदर इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करा हुआ था भाई साहब, ठीक है। वो 4 पॉइंट थे, नॉर्मल, स्टोरेज और वो जो था, पर नीचे ही लिखा हुआ था इंटरेस्ट को भी आप नहीं लोगे, ठीक है। एनीवेज, सुनिएगा बात को। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कब होता होगा, मतलब सर इंटरेस्ट का खर्चा और कॉस्ट में ऐड हो? आप मुझे एक बात बताइए, एक ऐसी चीज है जो आप ड्रिंक करते हो पर वो बनने में बहुत टाइम लगता है, गुड, ठीक है, तो कौन सी वाइन पीते हैं आप? हाँ? मैं पूरा मैंने बोला तो था आप ड्रिंक करते हो और टाइम लगता है। सैटरडे आपके साथ बैठा हुआ था लास्ट, मैं नहीं ड्रिंक करता भाई। फिर मुझे मेरे को बुलाना पड़ेगा। दुष्यंत सर की बातों का भरोसा मत करोगे, जिस इंसान की शादी नहीं हो रही होती उसकी बातें नहीं सुननी होती। आपको होता है वाइन बनने में बहुत टाइम लगता है, और आपको लगेगा सर एक कैसे एग्जाम्पल ले रहे हो, इंस्टीट्यूट ने लिया, मैं वही एग्जाम्पल। एक वाइन को बनने में, एक वाइन बनने में, या अगर मैं बोलूं एक घर बनने में, क्यों घर स्टॉक नहीं होता क्या?
डीएलएफ के लिए तो घर भी स्टॉक है, 2 दिन में बन जाता है। और अगर मैं मोबाइल की बात करूं, बनने की बात कर रहा हूं मैं, बनने का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। मोबाइल कितने टाइम में बन जाता होगा? बन जाता होगा, यस, इतना होगा। सो दैट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसिड। ये क्या वर्ड बोल दिया सर आपने? भाई क्वालिफाइंग एसिड नया वर्ड आ गया। क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज। मतलब सर, एक घर अगर डीएलएफ को बेचना है तो उसको साल भर लगेगा उसे बनाने में। अगर वाइन की एक बोतल बेचनी है तो उसे साल भर लगता है बनाने में। ऐसे अगर कोई भी चीज हो, अगर मेरे को 1 साल लग रहा है तो मैं उस एसेट को क्या बोल दूंगा? क्वालिफाइंग एसेट। पर मैंने लोन तो पहले से ले रखा होगा। क्यों? घर बनाना है। डीएलएफ है मान लो, डीएलएफ को घर बेचना है। बेचने के लिए पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए मैं क्या लिया? लोन। तो लोन ले लिया, ब्याज दे रहा हूँ, ब्याज देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए, वो जो ब्याज है अब पीएनएल में डालूंगी, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दूंगी। कॉस्ट। वहीं अगर मैं ट्रेडर हूं, आई परचेज हाउस, आई सेल हाउस। अब बताइए, आप समझ गए मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा? क्वालिफाइंग एसिड इसके नीचे लिखेगा। क्वालिफाइंग एसिड का मतलब बच्चे है दोस्त। अगर आप एज अ ट्रेडर लोन ले रहे हो तो वो आपके ट्रेडर में जाएगा, बट अगर मैन्युफैक्चरर ले रहे हो तो वो आपके एसेट में ऐड होगा। ये यस। एंड इवन इफ द परचेज टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हो सकता है कोई फैंसी चीज ऐसी हो, परचेज करने में भी 1.5 साल लग जाता हो। तो आप ट्रेडर में भी ऐड कर, समझ रहे? वो तो तीन बनेंगे ना। हाँ, वो तो भी बन जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग एसिड नील। ठीक है, एक बार लिखिए बच्चे, क्वालिफाइंग एसिड। क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है सर? चलिए मैं बोलता हूं, एक बार लिखिएगा। क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड, qualifying acid is an acid that takes substantial period of time, that takes substantial period of time to get ready, for its intended use, to get ready for its intended use, or sale, or sale। या क्वालिफाइंग एसेट, दिमाग में ये मत डालना, इट कैन बी माई फिक्स्ड एसेट ऑल्सो। मशीनरी बन रही है, बेच तो नहीं रहा उसे, तो क्वालिफाइंग एसेट फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, करंट एसेट भी हो सकता है वो जो प्रोडक्ट है वो मैं बेचने के लिए बात कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा है? फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। यूज के अंदर तो क्या आता है बच्चे? जनरली प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और सेल के लिए आप क्या चीज सेल करते हो? स्टॉक को सेल करो। ठीक है ना? समझ रहे हो? इंटेंजिबल भी उसमें आ ही जाता। अगर एक इंटेंजिबल बन रहा है तो वो बात कहीं और होती है, बस 26 के अंदर बात होती है, बस एक दूसरे स्टैंडर्ड में। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ले दे के अब बात इतनी निकली कि अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए, तो आप इस बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज। बोले तो बैलेंस शीट, बोले तो एसेट की कॉस्ट में बढ़ जाएगा। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एडेड इन द कॉस्ट ऑफ। ओके। और अगर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं हुआ, अदर देन क्वालिफाइंग एसेट, कह रहे पीएनएल में डाल दो रे खर्चे को, खत्म हो गई बात उसकी। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे?
ओके, एक बार अब ना थोड़ा सा, अब आपको लिखित और क्या है कैसे क्वेश्चन, अभी मतलब ऐसे जस्ट बिगिन हुआ है अभी स्टैंडर्ड, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तुम्हारे हिसाब से बोरोइंग लोन होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट इससे रिलेटेड कॉस्ट क्या होती है, इसको यहाँ मत लिखना, नीचे लिखेंगे कायदे से, व्हाट इज द कॉस्ट। हाँ, खर्च, कॉस्ट इज खर्चा। तो जब लोन लेता है तो क्या क्या खर्चे होते हैं? एक तो इंटरेस्ट तो आपको लग ही रहा होगा, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, याद आ रहा है कुछ कुछ? मैं आपसे 10 रुपए ले रहा हूँ, आपको रिडीम 15 करूंगा, 5 रुपए तो खर्चा होता था मेरा, क्यों? होता था ना? तो ऐसे करते करते और भी खर्चे हो सकते हैं सर, डिबेंचर्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो आइए, अब हम क्या लिखेंगे बच्चे की बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड खोलेंगे। खत्म हो गई। नहीं, 2 क्लास चलेगा, अभी एक बेस बना है अभी। कल नहीं, अनस जी अपना ना माइक ऑफ रखा कर, तो इसका हमारी क्लास में ऑन रहता है। आज मतलब ना सारे जब बोलेगा ना तभी ऑन करियो, समझ रहे? क्या है? कल क्या है? महाशिवरात्रि आई थिंक, कल है ना? शिवरा कल फास्ट है आपका? चलो अच्छा, कल कम बोलेंगे आप। फिर क्या आएंगे नहीं। नहीं नहीं, भूमि जी कम ही बोलते। हाँ, पानी पी सकते हैं ना? तो आपने तो और टफ वाले भी रखे होंगे, करवा चौथ तो पानी भी नहीं पीते थे। अच्छा, बिना पानी वाला तो करवा चौथ होता है ना, ये भी तो तो ये वो वाला रख लिया था तो ये तो हो ही जाएगा। क्या करेंगे? हाँ, तो आज भी कर- आओ बेटे, बताया ही नहीं आपने मुझे, मेरी तारीफ करते हो ना, बता दिया करो बेटे, मुझे अच्छा लगता है बड़ा। ट्यूशन पर करते हैं। दूषण सर कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकते सर यार। बहुत करते हैं हमारी क्लास में। वो मान्य वाला एग्जाम्पल याद है किसी को? सर को सर ने देखो 3 वाला याद है। 3 वाला याद है। 3 वाला तो क्या बोलेगा? सर आपने कुछ बोला है सर जवाब देना किसमें? पड़ेगा। यार दुष्यंत सर के ना, मैं और बुरा नहीं करना चाहता उनके साथ, पहले ही थोड़ा खराब चल रहा उनका काम। मैंने ढूंढ लिया उनके टेस्ट में तो आप। ढूंढ लिए? हाँ, वेरी नाइस। बाकी तो आओ बेटे आओ, ये देखो जरा, इंट्रोडक्शन होता है हमेशा पहले एएस का, धीरे धीरे चलाएंगे रे। एएस इसका मतलब आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ना, वो कहता है कि भाई पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को मेजर, एक बात समझो, अकाउंट्स में सबसे तो मेजर करा जाता है, अगर आप उसको मॉनिटरी में मेजर नहीं करे तो अकाउंट्स में ही नहीं घुसता। तो कई स्टैंडर्ड्स मेजर कैसे होगा ये भी बताते हैं, फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी और उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, तीनों का मतलब अलग है भाई साहब। मेजरमेंट होता है कितने रुपए की लाइबिलिटी या एसेट या खर्चा या इनकम, पहली चीज मेजरमेंट। रिकॉग्निशन क्या होता है बच्चे, कि इससे एसेट बन रहा है, लाइबिलिटी बन रहा है, जर्नल एंट्री क्या होगा, और डिस्क्लोजर क्या होता है, इन्वेस्टर को कैसे बताना। तो ये क्या बोल रहा है भाई, the objective of AS 16 is to prescribe the accounting treatment for borrowing costs. It does not deal with the imputed or actual cost of owner's equity, including preference share capital not classified as liability. क्या बोल रहा है? मैं आप वो छोड़िए, आप imputed cost समझते हो आप क्या होता है? सर खुद की कॉस्ट होती है, बिल्कुल जैसे इको में आपने पढ़ा था। आपको एक बात बता दूं मैं, आपने देखा था स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं, है ना? क्योंकि ना उनको ये था, अरे यार यहाँ तो 20% रिटर्न बनती, हालांकि वो कोई कंपल्शन नहीं है कंपनी में 20% देने की, बट आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में होता है 15% रिटर्न मिल, ठीक है? तो वो एक इनबिल्ट, कंपनी इज नॉट बाउंड टू गिव दैट, लेकिन क्या, अगर मैं आपको इक्विटी शेयर होल्डर बनाऊं
तो क्या आपकी उम्मीदें नहीं होंगी कि कंपनी को प्रॉफिट कमाना चाहिए, हमारा शेयर प्राइस ऊपर जाना चाहिए? आपको कोई भी चीज बाउंडेशन नहीं है मेरे ऊपर, पर कॉस्ट तो है। डिबेंचर वालों की सामने सामने कॉस्ट होती है, ब्याज दे दियो 12%। प्रेफरेंस शेयर की सामने सामने कॉस्ट होती है 10% डिविडेंड दे दो मैं। इक्विटी वाले की नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इम्प्यूटेड। समझ रहे हो? इम्प्यूटेड का मतलब जस्ट आप सारे इक्विटी शेयर होल्डर हो, पर अगर मेरी कंपनी 10 साल से प्रॉफिट ही नहीं करेगी, अब आप रहोगे मेरी कंपनी में? समझ रहे हो? तो वो क्या बोल रहा है, इट डज नॉट डील विद द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इक्विटी के अंदर साथ में कौन डील नहीं करेगा इसमें? प्रेफरेंस शेयर। कहने का मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या परसेंटेज डिबेंचर्स पर AS16 लगेगा? आंसर इज, क्या बैंक लोन के ऊपर AS16 लगेगा? यस। क्या इक्विटी शेयर कैपिटल रिलेटेड कॉस्ट पर AS16 लगेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर AS16 लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, कैसे होगा वो छोड़ो ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, अब बोलिए। एग्जैक्ट। ये लिख लीजिएगा रे भैया। देखो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑब्वियसली आपको मैं समझा रहा हूँ कि बोरोइंग कॉस्ट आपकी उधारी पे ही है। ओ माय गॉड, लिख लिया बच्चों ने? हाँ जी, स्टार्टिंग से बता दूं? भाई बच्चों ने तो सुन लिया ना पहले वाला, वो आप लेट आए ना थोड़ा। अभी पे वेट कर लेते, हो सकता है कोई बच्चा 1 घंटे बाद आए, तो फिर एक साथ बता दूंगा ना। फिर क्या पता पहली लाभ फिफ्थ वाला भाई, अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल हमारा इमीडिएट क्या होता है कि हमारा वो कैपिटल है, तो उस पर तो नहीं लगता, पर अगर इफ इट इज लायबिलिटी तो लग। कई है साहब जी, क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? अरे बस स्पीड रखनी पड़ेगी बेटे आपको। अभी दिखा दूंगा एक बार फटाफट, ये चार्ट बताइए और समझ आया आपको? इक्विटी के ऊपर लग रहा है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? तो वो बिजनेस में रिलेटेड फॉर रेवेन्यू। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, और कुछ हिस्सा खुद रख लेती। क्यों रख लेती? उसी से तो एक्सपेंशन और होगा, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग बोला जाता है। तो वो AS16 में थोड़ा ना आ जाएगा। कहिए, क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ू? अब आते हैं, ये लिखना होगा, पहले वाला लिख लिया बच्चों ने? अब लिखते हैं बोरोइंग कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं बच्चे? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है? आर इंटरेस्ट and other costs incurred by the enterprise in connection with borrowing of funds. Please ये लाइन लिख लीजिएगा, borrowing cost are interest and other cost. Okay. तो अदर कॉस्ट में क्या आता है, लिखेंगे बेटे वो भी। फर्स्ट 2 लाइंस लिख ली? लिखो लिखो बेटे, जल्दी लिखो बेटे। यार आप कुछ भी बोलो, पर ऐसे कंपेयर मत करो। कंपेयर का मतलब रिलेट तो बिल्कुल नहीं चाहता उनके जैसा कुछ बात है। हाँ जी, क्या बोल रहे बच्चे? अब ये यूज करो बेटे, है ना, ये लिखेंगे बस एक क्लास ओवर में। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, सारा कर ले रहा है, स्टैंड कैसे हो रहा है? स्टैंड तो सेम मीटिंग भाई संजय भैया कर रहा है इसका। IPO आएगा तो आप बच्चे इन्वेस्ट करोगे ना? नहीं, मुझे भरोसा है आगे बढ़ेगी दुनिया। हाँ, भरोसा है। मुझे बस भरोसा है, मैं करूंगा नहीं। आपका भरोसे का हमें कुछ करना ही नहीं है।
एनीवेज, बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है बच्चे, ये नीचे ना कैटेगरीज बन रखी है, कहने से इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट के हो गए बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, अलग अलग नाम होते हैं, सारे नामों नहीं लिख सकते। पहला वाला तो नॉर्मल इंटरेस्ट का खर्चा ही हो गया। सेकंड क्या है बच्चे, डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन बोरोइंग। भाई साहब याद कर लो, हाँ ठीक है, सीएमए वालों का तो फाउंडेशन में नहीं था, लेकिन तुम तो डिबेंचर पढ़कर आए हो, और सीएमए वाले 12वीं क्लास में तो डिबेंचर पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट को धीरे धीरे करके राइट ऑफ नहीं करते थे, तो वो जो राइट ऑफ कर रहे हो तो यहाँ आएगा खर्चा ही तो है वो। पार वैल्यू 10 है, इशू मैंने 10 पे करा है, लेकिन आपको 12 रुपए दूंगा रिडेम्पशन पे, तो 2 रुपए का खर्चा एमोर्टाइज होता था ना, बोरोइंग कॉस्ट। इसके बाद क्या है कि वैसे एंसिलरी कॉस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, कमीशन, व्हाटएवर जो भी खर्चा रहा हो उसके अंदर नहीं जाना। चौथा क्या बच्चे, फाइनेंस चार्ज फॉर एसेट एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज। क्या होता है ना बच्चे, एक लीज होता है, लीज अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, AS 19 होता है, उसके अंदर भी कुछ खर्चे को क्या बोला जाता है, फाइनेंस चार्ज। ठीक है, लीज क्या होता है, किराए पर ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, उस किराए के अंदर रेंट भी होता है और कुछ इंटरेस्ट भी होता है, तो वो चीज भी किस में आ जाती है, AS 16 में। और लास्ट वाला क्या लिखा था, एक्सचेंज डिफरेंसेस। ये ना प्रोजेक्टर में दिक्कत आ रही है यार आज, आज दिक्कत आ जाएगी। टाइम है सावा देखो चलेगा। हाँ, कौन सी मूवी, सावा ये कौन सी मूवी, सही है मतलब देखो, एक्चुअल लग रहा है भाई, बिल्कुल नहीं पता होगा। अच्छी मूवी है, हाँ सर बहुत बढ़िया। छावा। करेंटली तो सही चल रही है। कौन है इसमें, विकी कौशल है और वो है ना रश्मिका रश्मिका मंदाना। वो भी लगा है। हाँ वो जो एनिमल में, एनिमल में जो एक्ट्रेस है, अभी तो कह रहा था पता नहीं है। आ जाओ बेटे, एक्सचेंज डिफरेंस लिख दीजिए सारे के सारे, तो सारे लिखो। बिल्कुल। बुक नहीं है भाई उस हिसाब से तो सिलेबस का था ना। सही बात लिख दे दिया। लिख दो बेटे, लिख दो। मैं धीरे ही करा रहा हूँ, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो ही वो, और इनका अलग होएगा वो चीज। कब तक आ गए लेकिन गाँव में जल्दी लेट कर आ गए। आज के लिए नहीं यार, अभी मतलब, ओ माय गॉड। सर, जी हाँ, सर स्क्रीन हाफ आ रही है। अब ऐसा कैसे हो रहा है यार, पता नहीं यार क्या हो गया ये, देखता हूँ मैडम मैं। अब ठीक है, यस सर। लिख लिया, ये जल्दी लिखो रे। आपकी थोड़ी छुआ ये थोड़ा वही कर दो। ब्रो, अगर रिजल्ट बढ़िया है ना, फिर एक दिन मतलब CMA के बच्चों की भी होनी है अभी, है ना, CMA का भी रिजल्ट आया। सर को टाइम दिया नहीं क्या बात है। बोली तो गुजरे क्लास में बोली की पार्टी होगी। अंडे निकले भाई होली की पार्टी, कंफर्म है ना। आओ बनाओ होली पे इधर मेरे हिसाब से ऊपर का एरिया सही है होली के लिए, बिल्कुल। इधर कोई बोलेगा भी नहीं और वो भी नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस है। ये इसके ऊपर पूरी कहानी बताऊंगा अभी, सिर्फ नाम लिखना है बस, तापमान का नहीं सिर्फ एक्सचेंज डिफरेंस लिख देना, नीचे वो मत लिखो, पूरी कहानी होगी तो हो जाएगा सब। सर जी, हाँ एक्सचेंज डिफरेंस ना बच्चे, उसके ऊपर पूरी कहानी है वो देखेंगे। मुद्दे की बात पर आ रहा हूँ, हो गया, नोट कर लिया सबने, यस सर।
कर लिया भाई, सबने कर लिया। क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट टैंजिबल और intangible, intangible है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, that necessary take a substantial period of time to get ready for an end use और sale। समझ आ रहा है आपको? अब मेरी बात है, एक तो सुन लीजिए। मैं एक एसेट बनाता हूं, लेकिन उस पर 8 महीने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, पहली 2 लाइन में टाइम पीरियड लिखा है। AS16 कहता है जनरली द टाइम पीरियड इज 1 ईयर, जो हमने लिखा हुआ। लेकिन एक कंपनी कह रहा है सर मेरा एसेट ना 10 महीने में बनता है, AS16 कह रहा है कि 1 साल है। तो क्या उससे थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड भी उस एसेट को क्वालिफाइंग एसेट बना सकता है? नहीं बना सकता, बना सकता, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, अगर कोई चीज 9 महीने में बन रही है, 10 महीने बन रही है, आप उस चीज को बोलो कि भाई वो क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं है, ठीक है। आपका बिजनेस एनालाइज करा जाएगा, इवन अ शॉर्टर पीरियड कैन बी कंसिडर्ड दैट दैट इज अ सब्सटैंशियल पीरियड। ओके, अभी बढ़िएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्दर क्लैरिफाइज, लिखना नहीं है इसको। क्या कुछ बोलना है उसे? नहीं, लॉक इन इन्वेस्टमेंट टू सीधी परचेज कर लो, दैट्स नॉट सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल पीरियड क्या है दोस्त, कि तुम कंस्ट्रक्ट करने में जो टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट तो आप पैसा तो खरीद लेते हो आप, शॉपिंग वॉपिंग तो। क्या एक शॉर्टर पीरियड भी अलाउड है? अलाउड है भाई। अगर ये लिखा हुआ है ना, देयरफॉर देयर इज अ रीबटेबल प्रिजम्पशन। रीबटेबल होता है कि आप एएस को चैलेंज कर सकते। एएस कह रहे हैं एक साल मैंने लिखा है, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर 10 महीने भी लग रहे हैं तो भी वो हो सकता है कि वो क्वालिफाइंग एसेट हो, ठीक है बच्चे। Therefore, a rebuttable presumption of a period of 12 months is considered substantial period of time in estimating time which technology commercially कुछ भी आपको कुछ ऐसा नहीं करना। मुझे बताइए, क्लियर है? अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपने जहां पे 1 ईयर लिखा था ना जहां पर, आप वहीं पे लिख लीजिए ना, या टॉप पर लिख दीजिए पीरियड 1 ईयर का। नहीं, क्वालिफाइंग एसेट की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी ना। अच्छा, दैट टेक्स अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लिखवाया था। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम को अंडरलाइन करके उसके ऊपर ही लिख लीजिए, जैसे अंडरलाइन करा वहीं पे लिख दीजिए 1 ईयर, या फिर कैन बी लेस ऑल्सो। ये भैया 1 साल है तो भी बढ़िया क्वालिफाइंग है, पर उससे कम भी होगा तो हो सकता है, हो सकता है। ये डिपेंड करता है, मेरे को आपका बिजनेस समझना पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने भी हो, ठीक है। अगर आपके बिजनेस के लिए 6 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है कि वर्किंग कैपिटल रोटेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो भी सब्सटैंशियल डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पे डिपेंड। हाँ मतलब अगर तेरा मतलब वो बहुत सारे और ना लॉजिक्स कनेक्ट करने के बाद होता है वो चीज। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, अब आप मुझे बताइए, इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन से क्वालिफाइंग एसेट हैं। पीपीई क्या होता है बच्चे, मालूम है? फिक्स्ड एसेट का नया नाम है पीपीई, क्वालिफाइंग एसेट होता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं सीधा खरीद लूं तो क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं। पर अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा और अगर उसे कंस्ट्रक्ट होने में 1 साल लग रहा है तो when you purchase a PP, it's not a qualifying asset. इंटेंजिबल एसेट क्वालिफाइंग है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग वो भी क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन ये कब हो रहा है? जब आप उसको खुद कंस्ट्रक्ट कर। हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैक्सीन बनाने में कितने साल लग गए? तो ऐसे जो जो चीज बनने में इतना टाइम लग रहा है, उसको बनने के लिए मुझे पैसा चाहिए था, मैं लोन दे रहा हूँ तो कॉस्ट में जोड़ दूंगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चे, इन्वेंट्री है क्या? यस लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ, इफ दे नीड अ सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ना? फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट्स, आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो उसको, इसलिए
अब ये पढ़िए, नोट नहीं करना है इसको, क्या समझ आ रहा है? एंड एक चीज देखिए, बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू समटाइम्स एक्विजिशन कैन ऑल्सो टेक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मेरे को 10 फैक्ट्री खरीदनी, 10, और वो नेगोशिएशंस में ही साल डेढ़ लग जाएगा, तो भी तो हो सकता है ना। कहिए, ये जो प्रोजेक्टर है, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? कह रहे सर ये तो एसेट ही नहीं लग रहा है। किसको लायबिलिटी लग रहा है? अच्छा, आपके जैसा ही है एकदम। आप भी। चलिए, एनीवेज, हो जाएगा बेटे, ठीक हो जाएगा बेटे। ये अभी ऐसे चलता रहेगा, टैक्स की क्लास ट्राई करूंगा, नीचे ले लूंगा। तो ना माइक नहीं होता ना, बहुत थक जाता। हम्म। ओके, कल से आपकी सारी क्लासेस नीचे होंगी, ठीक है बेटे? ओ माय गॉड, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे। क्या बोल रहा है? अरे ये बोल रहा है ठीक नहीं करवाओगे, नीचे गिला सकते हो। हाँ, सही बोल रहा है। नहीं नहीं, आज प्रोजेक्टर वाला आपके सामने क्वेश्चन है, बिल्कुल है, सॉल्व करिए। पहली क्लास है बेटे, पहला इलस्ट्रेशन, पहला आंसर सही देना बेटे, इंटरमीडिएट का देख लो। सर स्क्रीन फिर से ऑफ हो गई। हाँ दोस्त। स्क्रीन फिर से वो हो गई, खराब हो गई। यार ये ऑफ हो गई। क्या क्या सेटिंग हो रही है? बच्चों 1 मिनट रुकना, सॉरी। अब ठीक हो गया? सर ब्लैक हो गई स्क्रीन अब। पता नहीं भाई क्या हो रहा भाई। अब सही आ रहा होगा। यस सर। टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितने का है? लोन कितने का है? लोन कितने का है? 120 लाख। ये ऐसे ही लिखा होता है। 120 लाख क्या हो गया? 1 करोड़ 20 लाख, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनिए, 120 लाख है, और उसने ये बता दिया आपको, शेड बना है, मशीनरी खरीदी है, वर्किंग कैपिटल और एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक। कौन से दिन लोन लिया आपने? 30/4/2001 मान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गई शेड की? 12 महीने हो गए क्या? हो गए? 11 महीने हुए। बट वही वाली बात है कि ठीक है सर, कम पीरियड भी ले लेंगे। हालांकि आप पेपर में लिख सकते हैं, देयर कैन बी टू आंसर्स। 12 महीने नहीं हुए, वी आर एज्यूमिंग दैट इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन एक बार के लिए अभी क्या मान रहा हूं मैं? क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी क्वालिफाइंग है या नहीं है? क्यों? और देखोगे, हाँ मतलब बिल्कुल आपने सही बोला है, और वो बोल रहे हैं मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। खरीदा, इंस्टॉल हुआ, खत्म हो गया। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है बच्चे? डे टू डे वो रॉ मटेरियल हो खरीदने के लिए, तो ये भी क्वालिफाइंग हो सकता है? नहीं हो सकता। और एडवांस,
क्रेडिट को लिखा डिलीवरी होगी। डिलीवरी नहीं हुई है, बट मैं परचेज कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, परचेज है। और मैं ऐसा एज्यूम तो नहीं कर सकता ना, ट्रक परचेज करने में साल भर लगा रहा हूँ मैं, जनरल एजम्पशन नहीं है। फिर वो तो अटेंशन डालनी पड़ेगी ना। ठीक है, वो डाल सकते हो आप, लेकिन आपको 120 लाख का बाइफरकेशन दिख गया। व्हाट इज द इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर? 18 लाख। अब आप मुझे बताइए कितना कैपिटलाइज करूं, कितना पीएनएल में डालूं? निकला किसी का वैसे आंसर 7.5 लाख, और किसी का क्या निकला? ₹50,00,000 18 लाख टोटल इंटरेस्ट है। कितने लोन पे? 120 लाख पे। तो 50 पे कितना है? ये क्या रे, 7.5 लाख आ रहे। ये टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट 18 लाख, कितने पे? तो 50 पे कितना हुआ? 50 पे लेना, समझ आ गया ना? बॉल बैंक तो वही है, 7.5 जाएगा एसेट की कॉस्ट में, तो बच गया वो कहाँ जाएगा? तो ये शादी समझ आया आपको? फिर कौन तो आप सोच के मूव कर रहे हैं। हाँ जी। आपके सामने एक सवाल आ रहा है बेटी, इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आएगा, भी आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4। हाँ, जो क्वालिफाइंग है वो बैलेंस शीट, जो बच गए वो पी है। हो गया? क्या हुआ मैडम? कब आ रहे हैं? वो तो सभी का आ रहा है ऐसे तो। क्या मास्टरिंग का हो गया? नहीं आया ना, लेट आया। ट्राई तो करो, मेजर माइनर कर लो। क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस बार बार वो हो रहा है। क्या है बच्चे, इसका क्या चीज है? 30 लाख से नहीं आपने 30 लाख का लोन लिया, क्या करा उस 30 लाख का? आपने इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स खरीद लिए, और जहां इन्वेस्ट करा वो क्या कर रहा है? कोई प्रोजेक्ट चला रहा है वो। ठीक है, तो वो बंदा कह रहा है, टेक लिमिटेड कह रहा है कि भाई मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है दैट इज टेकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो AS16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट जो निकलेगी वो बैलेंस शीट में कैपिटलाइज होनी चाहिए। आंसर इज नो। आपका क्या देखा जा रहा है? यू आर एन इन्वेस्टर, आपने एकदम से इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो काय बात की बोरोइंग कॉस्ट की वो लगेगी? आई मीन मैं कैपिटलाइज क्यों करूंगा इस चीज? इन्वेस्टमेंट तो मिनट में खरीदी जाती है बेटे। हाँ, आप जो कंपनी में लगा रहे हो वो क्या प्रोजेक्ट करिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी जो आपने पैसा दिया उसका नेचर क्या है? इन्वेस्टमेंट का है ना बच्चों। बताइए, क्लियर है? 13 के अकॉर्डिंग देगा। 13 अभी इन्वेस्टमेंट अभी हुआ नहीं हुआ आपका। ठीक है, आप अभी मतलब समझो वो चीज को कि 13 अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, पर क्या ये कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? लेट कर दिया। सर प्रॉब्लम बार बार आ रही है, स्क्रीन प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कुछ ये प्रॉब्लम लैपटॉप से रिलेटेड तो नहीं हो गई है, जो बार बार कुछ। प्रोजेक्ट फाउंडेशन से लेके अभी तक टेलीग्राम यूज करता हाँ, है।
नहीं नहीं, एक एक चीज समझ दोस्त, आप अभी भी पकड़े नहीं पॉइंट को। आपने इन्वेस्टमेंट करा है, हाउ कैन यू से दैट्स अ क्वालिफाइंग एसेट? आप बात नहीं पकड़ी। आप कह रहे हो मैं आज एक कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा वो इन्वेस्टमेंट? तो फिर ये 16 कैसे लग रहा है फिर? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बात समझिए आप। पवन जी एक बात बताओ, तू चाहे कहीं भी आपने लोन लिया and the borrowing are used to invest in shares. What is your asset? Shares. क्या shares एक qualifying asset होता है? क्या shares को बनने में 1 साल लगेगा? तो फिर इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होगा पीएनएल में जाएगा। बताइए, क्लियर है? हाँ दोस्त। तो आपने लिखवा दिया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उस टाइम पे उसकी बात होती है ना, क्वालिफाइंग के लिए जो borrowing cost की बात होती हाँ, है यहाँ पे। लेकिन आप उससे बना क्या रहे हो, मेरे को ये देखना है ना। लाइक यू आर यूजिंग द फंड्स, if you're using the funds for making an asset which is taking substantial period of time, then you capitalize that. If you're using the fund, जैसे कि तूने दुकान खोली और तूने मोबाइल लगा दिए, तो क्या वो जो मोबाइल है जो एसेट है, क्या वो क्वालिफाइंग एसेट्स है? राइट, डायरेक्ट परचेज। क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस बेटे, प्लीज सपोर्ट दीजिएगा थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, दिमाग लगाइए प्लीज अपना थोड़ा सा और। चैप्टर है ठीक है। देखता हूँ एक बार, मुझे पता नहीं अभी कितना है, पहले चेक कर लो सही है कि नहीं है। कितना? नहीं, बेसिकली एक इसमें बहुत अजीब सा पॉइंट है। आपने 36.54 तो निकाल लिया होगा शायद से, लेकिन इन्होंने क्या ट्रीट करा हुआ है, वो जो सप्लायर को एडवांस दे रहे हो ना, क्वालिफाइंग मान ली। एग्जैक्टली। अब आगे बढ़िए। इट इज वही आपको यही, यहाँ पे सारे बच्चे आ गए ना कि ये एडवांस को कैसे मान लिया। उसी के ऊपर बच्चे लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम that modernization will take substantial effort regarding purchase of additional asset. मतलब additional asset थे has been considered as आपने ये जो एडवांस दिया है टू सप्लाई फॉर परचेज ऑफ, तो ये इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि हमने एज्यूम करा है कि ये एडिशनल एसेट्स आर टेकिंग आर विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ। आप अगर ये लिख देते कि वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल एसेट, तो गलत नहीं होता। तो बेटा अगर क्वेश्चन क्लियरली थोड़ा बहुत स्टेट कर रहा हो तो दिमाग लगाने पे फिर। नहीं वो अलग, देखो वो तो फिर अब ऐसी चीज है कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड ही बता पाता है। ठीक है, पर आप मेरी बात समझिएगा एक बार, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ। टोटल लोन कितने का लिया था बच्चे? 580 लाख, जिसमें से कितने लाख रुपए का खर्चा हो गया? और ये मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, रेनोवेशन, ये तो पता लग रहा है कि क्वालिफाइंग एसेट है। 58 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट, इसी पे तो कंफ्यूजन है। और आगे कितने रुपए का खर्चा है? हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, तो पता ही है पीएनएल में जाएगा। मॉडर्नाइजेशन वाला, रेनोवेशन वाला क्वालिफाइंग है। सारा दिमाग कहां पर आके रुक रहा है? 58 लाख के ऊपर। और इंस्टीट्यूट ने एज्यूम कर लिया कि इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। आपने अगर एज्यूम कर लिया होता नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट तो गलत नहीं होता। पर आगे सुन लो, इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन डाला हुआ है और उस पर ये एजम्पशन करी हुई है कि आपको दूसरी एजम्पशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जो कर रहा है ना ये, तो यही करेंगे, अपना फॉलो करेंगे। समझ रहे हो? आप मुझे बताइएगा। अब बताइए, आंसर क्लियर है आपको? भाई साहब पैटर्न बना लो ऐसा ही, अभी आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले। 4 लोन होंगे, समझ रहे हो, अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। एक बार इसको आराम से देखिए। तेरा टोटल इंटरेस्ट कितने का है? टोटल इंटरेस्ट बता। 52.2 कितने लोन पर डिवाइडेड बाय, तो 406 दिन बताओ।
टोटल यही है 580 पे कितने पे 58 पे कॉल इन दोनों का टोटल हो गया और 52 580 पे 104 ये दोनों मिला के ऑब्वियसली 52.20 आता है। सही क्लियर है बच्चे? ये नोट कर लो तो सही है बच्चे, टेबल बना के ना, मतलब पैटर्न अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो सही रहेगा। सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 3। हाँ जी, एक्सपेंस है ये, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस। आप खर्चा कैसे निकाल रहे हो ऊपर? ओह, मैं तो इससे रिलेटेड खर्चा निकालूं तो जो कितने लगाया ना 52.20 आगे पीएनएल में जाएगा 10.4 और ये वाला कैपिटल। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? आगे बढ़े क्या? जैसा आप बोलोगे। गुड। मैं तो थोड़ा ऑफ देने वाला था पर चलो आपने बोल दिया। हो गया? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा भाई, क्यों कर रहा है ये भी तो रीजन समझ। कितने इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इंटरेस्ट कितना क्लियर होगा, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ भाई टेबल, समझ रहे? अभी 4 लोन आ जाएंगे और बिल्डिंग बन रही है, कभी पहले दिन 5 करोड़ का खर्चा है, 6 महीने बाद 5 करोड़, कैसे कैपिटलाइज होगा बहुत दिमाग लगेगा। तो बच्चों वाले सवाल हैं। आगे बढ़ू क्या? ओ माय गॉड। हाँ जी, और क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास अब। चलो सर ये छोड़ो हो गया लग रहा है छोड़ दो आलू चल भाई चल ओ, अरे गाली नहीं बने अगर और सुनने प्लीज, अगर और बोलूंगा तो उससे एक टॉपिक और छिड़ जाएगा उसमें। चलिए मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो यहाँ तक रखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में ये वाला स्टैंडर्ड आपका ओवर हो जाएगा। सर थर्ड लास्ट लिखा था एक बार। हाँ जी, थर्ड वाला लास्ट लिखा था। एनर्जी क्या बोल रहे हो? जो थर्ड लास्ट लिखा है आप। आवाज ब्रेक हो रही है तेरी। ठीक है, अच्छा, एक बार ना क्लास का ऊपर का ट्राई कर लेंगे, नहीं होगी तो एकदम नीचे चले जाएंगे, या नीचे ही चल लें। सर यहाँ ये दिक्कत करेगा टेक्स्ट में पढ़ नहीं पाएंगे बस मत लो यार नीचे ना माइक नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं एक बार मैं इसको चलते हुए रहने दे रहा हूँ, अगर नहीं रुका तो मतलब सही हो गया होगा। ठीक तो है कितना ब्रेक है, कितना टाइम का ठीक ब्रेक है? है, ये जब से पवन ने कराया ना वो पिछली क्लास में। ठीक है, एक बार कंफर्म करूंगा, 2:30 है ना। अभी इसको मैं चलने ही दे रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है एक बार तब तक देख लूंगा। क्या है विदाउट माइक? हाँ ज्यादा तो नहीं, वो फिर ना पूरा वो
चलिए 2:30 मिलेंगे बच्चे, ब्रेक लंबी है थोड़ी सी। यार अब मैं मतलब ना वो दिक्कत आ गई, अब कोई नहीं, चलिए एनीवेज।